बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे इंडियन कश्मीर के सिचुएशन। पिछले 15 दिनों से जो चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, इंसर्जेंसी है, उसमें तेज़ी आई है और इसके साथ साथ दो तीन चीज़ें और है जिसको हमने डिस्कस करना है। यकीनन FATF को हम नहीं भूल सकते। पाकिस्तान रिमेन विल बी इन ग्रे लिस्ट ऑफ FATF फॉर नेक्स्ट 4 मंथ। टर्की और जॉर्डन को भी शामिल किया गया। इसके साथ साथ बांग्लादेश में जब दुर्गा पूजा के दौरान जो मतलब बहुत सारे अटैक्स हुए थे हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर, उसके बाद से ये बात बहुत ज्यादा की जा रही है कि वहां पे सरकारी तौर पर इस्लाम को एज ए रिलीजन नहीं लिया जाएगा, एज ए नेशनल रिलीजन नहीं लिया जाएगा। जिस तरह हम नेशनल लैंग्वेज के तौर पे उर्दू बोलते हैं या इस तरह की चीज़ें जो हैं, तो उसको वो सोच रहे हैं कि इसको ख़त्म किया जाए और जो अमेंडमेंट्स है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उसको किया जाए। और साथ में एक नया ब्लॉक UAE, अमेरिका, इजराइल एंड इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं ये सारी। इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और उससे पहले मेहमान को इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा, लेकिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज एक दफ़ा फिर मुझे ज्वाइन किया है काफ़ी दिनों के बाद जनरल सहवाज साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फ़खर। जनरल साहब, एक तो यह है कश्मीर एक बहुत बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी। इस वक्त जब हम देखते हैं कि बहुत अरसे के बाद इस तरह की इंसर्जेंसी वहां पे नजर आ रही है। शांति आई थी, बहुत हद तक हम देख रहे थे, कोई इस तरह के वाकयात नहीं हो रहे थे। एकदम से क्या ऐसा हुआ है कि ये चीज शुरू हुई, इंडियन फोर्सेस के ऊपर बहुत सारे अटैक्स हुए, काफी सारी कैजुअलिटीज उठानी पड़ी। क्या ऐसा हुआ है कि ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई? हाँ बिल्कुल, देखो फ़खर, इसको ऐसे देखना पड़ेगा। जब आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया तो उसके बाद सिचुएशन में काफ़ी फ़र्क आया और पहले पंचायत इलेक्शन हुए, फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, वो भी सक्सेसफुल हुए। NIA ने जो पैसा आता था हवाला मनी हुर्रियत के पास और वो पत्थरबाजियों को दिया जाता था, उसको भी चोक कर दिया और वो उसमें बहुत कमी आई। उसके बाद आपका जो रेडिकलाइजेशन साउथ कश्मीर में आ रहे थे उन पे भी एक प्रकार से लगाम लगी और उसमें भी कमी आई। और उसके साथ साथ हुआ क्या, आपका ऑल आउट ऑपरेशन जो भारत का था वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा। तो करीब करीब 450 के करीब आतंकवादियों को मार गिराया पिछले 2 सालों में। वो हुआ क्या, अभी करीब करीब 150 के करीब आतंकवादी रह गए हैं। और हुआ ये भी कि लीडरशिप थी जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की, उसको भी ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। तो ऐसे में जो 150 आतंकवादी रह गए हैं, तो वो भी ऐसा ऑपरेशन चलता रहा तो अगले 1.5-2 साल में आतंकवाद का कश्मीर घाटी से सफाया हो जाएगा, ऐसा लगता था। और उसके साथ साथ हुआ क्या कि डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वहां पर टूरिज्म इस बार रिकॉर्ड टाइम हुआ। बाकी इंडस्ट्री भी आके सेट करना चाहती है, हॉर्टिकल्चर की। उसके बाद वहां पर जो दूसरी इंडस्ट्री हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर होटल इंडस्ट्री आके अपने नए होटल बनाना चाहती है। बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज भी हैं, जो कारपेट इंडस्ट्री बहुत आगे निकलना चाहती है। तो एक पूरा डेवलपमेंट का माहौल चला हुआ था। इसको मद्देनजर रखते हुए अभी पाकिस्तान ने पहले तो सीज फायर किया फरवरी में, जब उनको लग रहा था कि उनको फोकस करना है वेस्टर्न बॉर्डर में, तालिबान के साथ मदद देनी है। तब उसके बाद जब अब उन्होंने, ऐसा लगता है उनको कि पाकिस्तान ने फतेह हासिल कर लिया है अफगानिस्तान में, तालिबान का रूल आ गया है, अब उनका फोकस पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो अब वो प्रेशर डाल रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके दिखाएं वो आतंकवादी जो बचे हुए हैं। अब वो आतंकवादी जो 150 के करीब बचे हुए हैं, उनके पास हथियार नहीं है, उनके पास अम्यूनिशन नहीं है। तो ऐसे में जब उनको प्रेशर डाल रहे हैं तो एक ये नया हाइब्रिड वारफेयर स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब जो OGW और स्लीपर सेल हैं उनको एक छोटा हथियार दे दो आप, पिस्टल या रिवॉल्वर, और टारगेट किलिंग, मतलब कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिख और नॉन लोकल जो वहां पर वर्कर्स हैं, माइग्रेंट्स हैं, उनको टारगेट किया जाए, क्योंकि वो एक प्रकार से सिविलियन हैं, वो आपके ऊपर रिएक्ट नहीं कर सकते। और उसके बाद जब ये करके काम आप समाज में दोबारा मिल जाएं तो आपको डिटेक्ट करना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये एक नया दौर पैदा हुआ जिससे
कहते हैं कि मारो एक को और 100 को टेरराइज करो। तो कश्मीरी पंडित और सिख में भी खौफ थोड़ा पहुंचा, और स्पेशली जो ये 5 से 10,000 के करीब जो कि लेबरर्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स और वर्कर्स हैं, स्पेशली बिहार के, यूपी के, राजस्थान के, झारखंड के, जो कि एक प्रकार जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट का हिस्सा हैं, क्योंकि वो ही लोग इन्वॉल्व हैं आपके ब्रिजेस बनाने में, आपकी सड़कें बनाने में, आपका रेलवे लाइन मेंटेन करने में, आपके एग्रीकल्चर में, आपकी एप्पल फील्ड में, आपकी सैफरन फील्ड में। अब उनको टारगेट करने से क्या होगा कि ये लोग यहां से चले जाएंगे, वो डेवलपमेंट भी बंद हो जाएगी। तो एक प्रकार ये सोची समझी नीति के साथ आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी ने कराया है कि किसी तरीके से ये डेवलपमेंट जो चल रहा है, जिस प्रकार से उनका तो काम तमाम खत्म हो जाएगा, इसको मद्देनजर रखते हुए ये एक नया हाइब्रिड वारफेयर। पर मुझे पूरा विश्वास है कि इसको हम कंट्रोल कर लेंगे, कि जिस प्रकार से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने ओवरग्राउंड वर्क और स्लीपर सेल को राउंड अप किया है, और ये जो भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, उनको जल्दी ही जल्दी पनिश किया जाएगा, और इनको दे विल बी ब्रॉट टू द बुक्स ऑफ द लॉ। एक और इसमें चीज मैं बताना चाहूंगा, इससे पहले आप अगला क्वेश्चन पूछे फकत, एक इसी से रिलेटेड एक शॉर्ट सा आपका आंसर चाहूंगा सर, कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर डालना हमारे मुल्क के अंदर होता है। मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूं कि हमारा आसान जवाब होता है हमारे पॉलिटिशियंस हो या हमारे फोर्सेस के लोगों की, यार इंडिया करवा रहा है। आप लोगों के यहाँ ये एक इजी चीज है कि मतलब पाकिस्तान है उसके ऊपर डाल दो, तो क्या ये हम बरी जिम्मा हो जाते हैं, हमारी फोर्सेस या आपकी फोर्सेस? फिर ये लोग क्या करते हैं, अगर हमारी आईएसआई है तो क्या वो मतलब वो एक्टिव नहीं है? आपके यहाँ रॉ है, बहुत बड़ी एजेंसी है, क्या वो एक्टिव नहीं है? आपकी फोर्सेस है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी एक मजबूत फोर्स आपकी मौजूद है, इंटेलिजेंस पूरा नेटवर्क है आपके पास, और सबसे बढ़कर आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके बावजूद इस तरह की चीजें होना किस चीज पे, मैं अपनों की भी बात कर रहा हूं, आप वाले की भी बात कर रहा हूं, कि ये वीकनेस क्या, एज ए अवाम में कह रहा हूं, एज ए लेमैन मैं पूछ रहा हूं कि मुझे तो ये बताया जा रहा है कि यार इंडियन रॉ जो है इसको सपोर्ट कर रही है, वहां पे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान आईएसआई इसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन क्लियर पिक्चर मेरे सामने नहीं लाई जाती एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और माइट बी पॉसिबल एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। नहीं, बिल्कुल नहीं फकर, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान देखो इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की आईएसआई इन्वॉल्व है, ये तो पूरे वर्ल्ड को पता है। पाकिस्तान एक हब सेंटर टेररिज्म का, तभी तो पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट पे है और ब्लैक लिस्ट के कगार पे था। देखो हुआ क्या है, मैं तो ये भी एक ऐड करना चाहता था, ये 8 से 10 हजार लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी जो कि अफगानिस्तान में गए थे, तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे, वो भी अब वापस आ गए हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। उनको हीरो वेलकम मिला है, और वो M4 और M16 राइफल से लैस हैं, बिकॉज वो अमेरिकन 60 से $80 बिलियन का हथियार अफगानिस्तान में छोड़ गए हैं। तो ऐसे में अब पाकिस्तान चाहेगा कि इनको भी इन्फिल्ट्रेट किया जाए, और जो जम्मू और कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद की घटनाएं कम हो रही थी बढ़ाया जाए। ये अलग है कि हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड पुख्ता है, अभी ये नहीं कर पाएंगे, मगर मुझे लगता है इस साल आपको ये दिसंबर तक ही नहीं, ये सर्दियां भी बहुत गर्म होने वाली हैं, और पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा। और उसमें अगर आप देखें जो कि अब ये पुंछ रजौरी के अंदर जो अभी ऑपरेशन चला हुआ है, और जिसके अंदर भारत के कुछ रिवर्सेस भी हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे 2 जैसे 7 वार जो जवान शहीद हुए हैं, उसके अंदर मुझे लगता है कि ये 15 से 20 आतंकवादी ये तालिबान के कनेक्शन वाले, अफगानिस्तान वाले कनेक्शन वाले ही टेररिस्ट हैं, जो कि वहां पर बहुत बड़ा कैशेज बना लिया, OGW उनको हेल्प कर रहे हैं, और वो फिर जम्मू और कश्मीर की घाटी में आना चाहते थे। मगर मैं ओवरऑल यही बताने की कोशिश करूंगा फकर, इसके अंदर पूरा पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की डीप स्टेट इन्वॉल्वमेंट है। वो नहीं चाहती कि जम्मू और कश्मीर में डेवलपमेंट हो, अगर डेवलपमेंट हो तो उनका जो एजेंडा है जम्मू और कश्मीर का वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो वो चाहेगी कि किसी तरीके से वहां पर जो लोग डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है उनको वहां से गदेरा जाए। और दूसरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज करना चाहते हैं, कश्मीरी पंडित और कश्मीरी सिखों को टारगेट किया जाए कि वो वहां से प्लान कर दें। और एक और भी इसके अंदर बात थी फकर, मैं जरूरी बताना चाहता हूं, ऐसे लगने लगा था कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाया जाएगा, क्योंकि जब उनको रिहेबिलिटेशन की बात हो रही थी। और अभी एक न्यू पॉलिसी आई है जम्मू और कश्मीर की, जिसको बोलते हैं कि आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो कहते हैं कि सबसे अच्छी स्टेट पॉलिसी है वो हमारे देश की।
तो उसमें भी इनको लगने लगा था कि डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, बाहर से लोग आके बसेंगे, यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी और डेवलपमेंट होगा, तो उनका गेम ठीक प्लान है। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मुझे ओके। लगता है ये जो कार्रवाई है इसके तहत हुई फकर। सर ठीक है, बिल्कुल। कश्मीर की जो सिचुएशन है उसके ऊपर पाकिस्तान की भी नज़र है और यकीनन हिंदुस्तान की भी उसके ऊपर नज़र है, और देख रहे होंगे कि क्या सिचुएशन होती है, कहाँ कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है और कैसे इसको रोका जाए। ये उन फोर्सेस का काम है जो वहाँ ग्राउंड पे मौजूद है। लेकिन सर, FATF पाकिस्तान रिमेन इन अ ग्रे लिस्ट फॉर नेक्स्ट 4 months टिल February 2022। कैसा देखते हैं पाकिस्तान के बारे में, जो अभी मतलब मैं मार्कोस साहब को पढ़ रहा था FATF के, तो उन्होंने कहा कि मोस्टली चीजें जो हैं वो पूरी कर दी गई हैं। शायद अब वो कह रहे हैं कि जो हमने फर्दर सब उसके जो कंडीशंस थी वो जब दी हैं तो उसमें से शायद 3 उन्होंने पूरी कर दी और 1 रह गई है। और ये वाली बात भी कि जिस तरह आप लोगों के टेलीविजन पे या आप लोगों के यहाँ से ये आवाज आ रही होती है कि ब्लैक लिस्ट, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बहस ही नहीं हो रही कि पाकिस्तान विल गो इन अ ब्लैक लिस्ट 2022 में या इससे पहले, या अभी जिस तरीके से लास्ट डे पेरिस में इजलास खत्म हुआ है। कैसा देखते हैं इस चीज को? हाँ बिल्कुल, देखो ये सोचना पड़ेगा फकर की फाइनेंशियल एक टास्क फोर्स जो है एक फाइनेंशियल वॉचडॉग है, जिसके अंदर 38 देशों का समूह है। जी 36 देश उसके अंदर वोट डाल सकते हैं, और ये यूरोपियन यूनियन और जो गल्फ कंट्रीज हैं जिनका समूह है वो नहीं वोट डाल सकता। इसका मतलब 36 में से अगर आपको 3 देश का साथ मिलता है तो आप ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएंगे, और अगर आपको 13 देश का साथ मिलता है तो आप ग्रे लिस्ट से भी निकल सकते हैं। अभी बात आई कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड जो जिस प्रकार से पहले 27 पॉइंट दिए थे, उसमें से कुछ एक पॉइंटों पे पाकिस्तान ने कहते हैं इम्प्लीमेंट किया, 7 पॉइंट और दिए गए, उसमें से 3-4 पॉइंट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की। बात कुछ और है, बात यह है क्या पाकिस्तान ने जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद और उसके जो लीडर बैठे हुए हैं जिस प्रकार से हाफिज सईद, मसूद अजहर, और इस उनके ऊपर कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। ये मार्कस सर प्लेयर वो ने जेल में है। सर जनरल साहब वो ये मैं आपको बता रहा हूं, अपनी तरफ से ये चीज नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो कोट अनकोट किया गया है मार्कोस साहब की स्टेटमेंट, वो मैं आपको उसी से बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया, उन्होंने लखवी साहब का जिक्र किया, उन्होंने हाफिज सईद का जिक्र किया, और उन्होंने गालिबन उसका एक दूसरे जो है मौलाना अजहर, उसका भी जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि उनको सजाएं हुई हैं। एक को 10 साल की हुई, एक को 5 साल की सजा हुई और 3 लाख रुपए जुर्माना हुई। ये बाकायदा उन्होंने स्टेटमेंट में शामिल किया है ये वाली चीज। तो ये वाली चीज तो मेरे ख्याल में अगर फर्दर हम इसको करेंगे तो ज्यादती है इसके साथ। देखो ऐसा नहीं, फकत मैं ये जी कह रहा हूं कि ट्रैक रिकॉर्ड देखे पाकिस्तान का, जब भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जी जी आने वाली होती है तो ये छोटा मोटा एक्शन ले लेते हैं और जी उसके जी बाद फिर वो निकल जाते हैं। हाफिज ठीक। सईद और मसूद अजहर के ऊपर कोई भी कोई ठोस आज तक एक्शन नहीं लिया गया। उनको मिलिट्री हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिलती है, उनको जी जी प्रोटेक्शन मिली है, और उनको रॉबिन हुड माना जाता है हाफिज सईद को। उसको बोला जाता है कि ये एक तो जमाते उल दवा जो करते फलाह इंसानियत फाउंडेशन जो चला रहे जी हैं, जी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका मतलब ये है कि ये सच्चाई है कि पाकिस्तान हैज फेल्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और जी उनके जो लीडर हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में। और दूसरी बात जो आपने बोला कि ब्लैक लिस्ट में इसलिए नहीं हो सकता, जी टर्की और चीन और जो मलेशिया, वो 3 है। अगर जी इनको 13 मेंबर मिल जाते हैं तो ये ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे, मगर 13 मेंबर कोई नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड इतना पुअर है। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि जब तक पाकिस्तान ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग और जी आतंकवादियों के जो बड़े बड़े कमांडर हैं उनको सजाएं नहीं देंगे, इन जी लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन को नहीं रोकेंगे। अभी तो जी 8 से 10 हजार और ट्रेड होके आ गए हैं अफगानिस्तान जी से, जी वो क्या होगा? मुझे नहीं लगता आने वाले समय में कभी भी अगले 1-2 साल में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल सकता है। ये मेरे से लिखवा लो। दूसरी जी बात यह है, यही नहीं, इस बार जॉर्डन और टर्की को भी डाल दिया गया है। जिस प्रकार से एर्दोगन बार बार मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग की बातें करते रहे हैं, आज की तारीख में टर्की भी आ गया। और मुझे लगता है
टर्की के आने से टर्की की जो इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जब ग्रे लिस्ट पे भी आ जाते हो आप तो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं बिल्कुल, आती है। और एग्ज़ैक्टली, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बिल्कुल। डेवलपमेंट बैंक, वो वो डोनर्स आप आपको पैसे नहीं देते। नहीं देती, तो वो बड़ी प्रॉब्लम। तो मुझे एग्ज़ैक्टली, लगता है कि एर्डोगन, एक टर्की बहुत ही डेवलप्ड कंट्री था, मगर जिस यस, प्रकार से वो आजकल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, हमें सबको मालूम है वो एक प्रकार नेटो का हिस्सा है। F-35 यस, जहाज भी मिलने थे, S-400 बिल्कुल, दिया है रशिया ने, और वो काफी एग्ज़ैक्टली। आगे बढ़ रहा था, मगर अब वो ग्रे लिस्ट पे आने पे मुझे लगता है उनको भी धक्का लगेगा। ठीक, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सही है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमने एफएटीएफ के हवाले से लिया और मैंने अपना भी शेयर किया जो मैंने बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मार्कोस के हवाले से पढ़ा। उन्होंने कहा कि हमने जो 34 पॉइंट्स दिए थे उसमें से 30 पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका है। ये मैं वो पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो 27 पॉइंट्स दिए गए थे उसमें से 26 पर बहुत हद तक अमल दरामद हो चुका है, 22 पर मुकम्मल हो चुका है, और जो बकाया 4 या 5 रहते इस पे पार्शियली हुआ है। कुछ ऐसे भी हैं कि जिसमें 70-80% हुआ लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ। वो आपने जनरल साहब की बात सुन ली। जनरल साहब, एक चीज और है, बांग्लादेश को जिस तरीके से एक तो खैर तरक्की के हवाले से हमें नहीं भूलना चाहिए इस रीजन में, मैं उसको कहता हूं द रियल टाइगर ऑफ एशिया। मुझे इस वक्त बांग्लादेश नजर आ रहा है, जो उनका ग्रोथ रेट है और ये सारी चीजें। दुर्गा पूजा वाले दिन जिस तरीके से जो हालात हुए, बड़े, मैं कहता हूं कि शायद एक बड़ी अजीब किस्म की चीज नजर आई, क्योंकि बहुत अरसे से, जब से बांग्लादेश बना है 1971 के बाद, बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर आना जाना लोगों का और बांग्लादेश के अंदर आना जाना लोगों का, बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी के बहुत सारे लोग वहां पे रहते हैं। मैंने सुना है कि बहुत सारे बांग्लादेशी जो है वो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, काम करते हैं। इसके बावजूद इस तरह की सिचुएशन होना, और अभी जिस तरह मुराद हसन साहब, उनके इंफॉर्मेशन के वाइस वो हैं, मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि इसको हम खत्म कर रहे हैं, आईन में कुछ मतलब तरामीम करके, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स करके हम इसको खत्म कर रहे हैं। किस नजर से देखते हैं एज ए एक्सपर्ट आपसे पूछ रहा हूं, ये नहीं क्योंकि बहुत सारे हमारे शायद मुसलमान कहेंगे कि यार ये तो पता नहीं बांग्लादेश ने बहुत बुरा किया, लेकिन मेरा जाती व्यू ये है कि मैं कहता हूं कि होना भी यही चाहिए कि आप अपने रिलीजन को साइड पे रख के, अपना जो लोग जिसको फॉलो करे वो करे, और अपने मुल्क की जो सिस्टम है उसको अलग रखे। कैसा देखते हैं आप इस चीज को? हाँ बिल्कुल फकर, देखो पहले ये देखना पड़ेगा 2001 में जो एक प्रकार से सर्वे हुआ था उसमें 33% जो थे उस इलाके में हिंदू थे। और उसके जी, बाद जब ईस्ट बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट हुआ, स्पेशली जब पाकिस्तान और बांग्लादेश बना भारत के दो जब। टुकड़े हुए और उसके बाद बांग्लादेश बना, तो 23% के करीब हिंदू रह गए थे, और आज वो घट के 8% है। दूसरी अच्छा, बात, जब 25 मार्च 1971 में एक जेनोसाइड स्टार्ट हुआ था बांग्लादेश के अंदर, जब पाकिस्तान की आर्मी ने पूरा ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था, तो सबसे ज्यादा लोग जो मारे गए थे वो हिंदू थे, और हिंदू औरतें थी, और एक जेनोसाइड टाइप सा हुआ था। और ऐसा सोचा गया था कि जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो ये रुक जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट होने के बाद भी जो हिंदूज हैं उनकी प्रोसिक्यूशन होती रही, और ये ज्यादातर जब खालिदा जिया की गवर्नमेंट थी और उसके टाइम में हुआ, और इसके अंदर इन्वॉल्व है जमात इस्लामी बांग्लादेश। और मुझे लगता है शेख हसीना की गवर्नमेंट आने के बाद उन्होंने सिंसियर एफर्ट की है कि ऐसे जो कम्युनल डिस्टर्बेंस ना हो, मगर वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। मगर मैं ये कहूंगा कि कोशिश पूरी करती है। आज की तारीख में क्या हुआ है कि जो ये दुर्भाग्य वाला इंसिडेंट हुआ है, जिसके काफी हिंदुओं को मारा गया है, और एक प्रकार से रिलीजन जब आपका इस्लामिक बन जाता है और स्टेट रिलीजन बन जाता है, तो फिर आपके सामने कुछ नजर नहीं आता, आप एक प्रकार दूसरे धर्म के लोगों को मारते हो। और इसी प्रकार से अब जो बात हुई है बांग्लादेश के अंदर, वो बहुत दर्दनीय है कि इतने हिंदुओं को मारा गया है। मगर ये भी कहना है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है वो पूरी कोशिश कर रही है उसको दोबारा सिचुएशन को नॉर्मलाइज करे, और जैसे आपने बताया कि अब वो सोच रहे हैं कि इस्लामिक सेकुलरिज्म की तरफ जाने का। सेकुलरिज्म जैसे भारत का है, तो एक स्टेप इन राइट डायरेक्शन है। और जो शेख हसीना है उसको एक प्रकार पूरी मदद देगा भारत भी, और वो सिचुएशन से निकले।
क्योंकि जो जमाते इस्लामी बांग्लादेश और कुछ और तत्व हैं जिस प्रकार से खलीदा जिया है, वो जो उसकी पार्टी वो भी चाहती है, क्योंकि अगली बार इलेक्शन होने वाले अगले साल में, वो कॉमनल डिस्टर्बेंस कराना चाहते हैं कि भाई किसी प्रकार से सोसाइटी डिवाइड हो और अगले टाइम इलेक्शन में उनको फायदा हो। और यह दुर्भाग्य वाली बात जो हुआ है, यह भी सच है कि 2-3 बातें बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वन ऑफ द फास्टेस्ट इकोनॉमी साउथ एशिया में। टेक्सटाइल और अर्बन आपकी बैंकिंग की और रूरल बैंकिंग की मानी हुई देश है। तो इसमें कुछ सच्चाई है। जब से शेख हसीना ने रूल किया है, बांग्लादेश में तरक्की हुई है, मगर दुर्भाग्य की बात है वो ये कॉमनल जो डिस्टर्बेंस को वो भी इतना अच्छी तरीके से रोक नहीं पाई हैं, पर कोशिश पूरी कर रही हैं। और प्रोसिक्यूशन अभी भी हो रहा है। जो भारतीय जो मूल के लोग थे, जो हिंदू थे, और इसीलिए ये घट के 8% हो गई है और भी घट जाएगी अगर एक्शन नहीं लिया। मगर बांग्लादेश की गवर्नमेंट पूरी कोशिश करी और भारत की गवर्नमेंट उसको जो भी मदद दे सकती है वो देने की कोशिश करेगी। फखर साहब जी, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब। बहुत ज़बरदस्त बातचीत हुई। मुख्तलिफ 3 हमारे इश्यूज़ थे, क्योंकि हमारे पास टाइम ख़त्म है, इसलिए मैं यूएई वाले इशू को मैंने एक्सक्लूड कर दिया और किसी और टाइम उस पर यकीनन डिटेल डिस्कशन हमारी चलेगी, क्योंकि जनरल साहब ने भी किसी टीवी शो में जाना है और टाइम भी हमारा क्योंकि लिमिटेड होता है, तो इस वजह से मैंने उस टॉपिक को अनाउंस तो किया था, बट मैंने उसको एक्सक्लूड कर दिया टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि हमारी 3 चीज़ों पे बहुत डिटेल बातचीत हुई। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय। फखर, थैंक यू वेरी मच।